हेलो बच्चों। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक छोटा सा सेशन लेके आई हूँ आपको लास्ट मिनट बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। सो आप लास्ट मिनट में ये डायग्राम्स देख लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऑलमोस्ट हो भी चुकी होगी, एंड दैट इज़ द टाइम फॉर योर रिवीजन। एंड उसी रिवीजन के लिए मैं एक छोटी सी माइनर सी क्लिप आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप इसे देखें और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। लास्ट मिनट बायोलॉजी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ओके। सो हम अपनी ये कुछ नोट्स मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में आपको डायग्राम्स की फुल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगी। ओके। सो ये भी जितने भी डायग्राम्स हैं हमारे, ये सारे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर से हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। व्हाट इज़ अ न्यूरॉन? एक्चुअली में न्यूरॉन है क्या? ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। हमारी नर्वस सिस्टम की हम बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं अपनी लाइफ प्रोसेस में, आपने पढ़े होंगे। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उसी तरह से जो न्यूरॉन है, क्योंकि न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्टिकुलर नोट्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के नोट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। मेन फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन का? हमसे पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। सो फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? फंक्शन है हमारे न्यूरॉन का कि दैट न्यूरॉन क्या करता है? डिटेक्ट करता है कोई भी सिग्नल, अगर बाहर से कुछ आ रहा है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको रिसीव करेगा, देन फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा, उसका रिस्पॉन्स देगा आपको। ठीक है। अगर हम देखें तो न्यूरॉन के क्या है? 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डज न्यूरॉन कैरी? न्यूरॉन कैरी 3 डिफरेंट पार्ट्स, एंड दैट इज डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन। क्लियर? सो हम वन बाय वन करके डेंड्राइट्स क्या है, सेल बॉडी क्या है, एंड एक्सोन क्या है, ये तीनों वर्ड्स या तो वो आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ठीक है। 1 मार्क्स में सिंपली पूछ लेगा राइट द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, व्हाट आर डेंड्राइट्स, इस तरह से। ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या है? जो न्यूरॉन है उसका शॉर्ट हैंड फाइबर्स है, उसके जो शॉर्ट हैंड फाइबर्स होते हैं उसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है। जो कि क्या करता है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि वो बाकी न्यूरॉन से मैसेज लेगा। ठीक है। और उसको ट्रांसमिशन कर देगा, किसको? सेल बॉडी को कर देगा। ठीक है। फिर सेल बॉडी आती है। सेल बॉडी क्या करती है? उस जो भी उसने वहाँ से रिसीव करा, सिग्नल लिया, उसको वो किसको दे देगी? एक्सोन को ट्रांसमिट कर देगी। अपने जो भी उसने बोला, जो भी उसने वर्क बोला कि तुम्हें ये वर्क करना है, तो वो उसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सोन। जिस तरह से डेंड्राइट्स जो है वो शॉर्ट हैंड फाइबर है, उसी तरह से हम सिंपल वे में एक्सोन को बोल देते हैं दैट इज द लॉन्ग हैंड फाइबर्स, जो कि क्या करता है कि सेल बॉडी से आपका मैसेज लेता है और फिर वो बाकी न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। अब हम ये सारी जो बातें हैं हमने अभी रिटन में देखी। नाउ अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एज यू क्लियर दैट। ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको डेंड्राइट्स है। ये जो डेंड्राइट्स आ रहे हैं, ये डेंड्राइट्स आ रहे हैं, ये डेंड्राइट है। ठीक है। ये डेंड्राइट्स आ रहे हैं। तो डेंड्राइट्स में ये आपका क्या है? जस्ट अ मिनट। ये न्यूक्लियस आ गया, ये एक्सोन है। ठीक है। और ये एक्सोन के ऊपर आपको दिख रही होगी माइलिन शीट। ठीक है। और ये नोड ऑफ रेनवायर जिसे हम बोल रहे हैं, जिससे कि ये जॉइन हो रखे हैं आपके जो एक्सोन्स वाले पार्ट्स हैं वो जॉइन अप हो रखे हैं। ठीक है। और इसको हम स्वान सेल बोल रहे हैं, जो आपका एक्सोन के अंदर लाई कर रही है। ठीक है। और ये लास्ट में आपका एक्सोन टर्मिनल हो गया। तो अगर हम देखें कि मैम आपने डेंड्राइट को शॉर्ट हैंड क्यों बोला और एक्सोन को लॉन्ग हैंड फाइबर्स क्यों बोला, तो आप देख रहे हो कि ये लॉन्ग हैंड शो हो रहा है और यहाँ पे डेंड्राइट्स शॉर्ट हैंड है।
तो ये जो हम इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है साइटोन। कभी कभी एग्जाम में वो सेल बॉडी ना देख के आपसे साइटोन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोन इन द न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेल बॉडी है मेन, इसका काम करेगी। इस सेल बॉडी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म फिल है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, साइटोन भी बोल देते हैं। होप सो यू क्लियर दैट। इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोई भी सिग्नल आएगा डेंड्राइट्स, फिर सेल बॉडी से पास होते हुए एक्सॉन से जाएगा और फिर वो एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कैरी कर देगा। ठीक है, ये माइलिन शीथ दैट मीन्स कि वो एक्सॉन के ऊपर प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिफ्लेक्स आर्क पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको कर लेना, लास्ट टाइम है। तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि बाद में हमें लगे कि हमें कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल पाया कि जहाँ से हमने डायग्राम ना की हो, हमें वो मिल नहीं पाया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क हम बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहे हैं उसका एक पाथवे, उसका एक जो रास्ता है वो किस तरह से होके जा रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या होता है, स्टिमुलस रिसीव्ड करता है रिसेप्टर्स के थ्रू, एंड रिसेप्टर्स हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, उसके बाद वो सेंसरी नर्व को पास करेगा और उसके सेंसरी नर्व के पास होने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड को पास कर देगा। वहाँ से क्या होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इन्फॉर्मेशन लेगी वहाँ से और वो पास कर देगी किसको, मोटर नर्व्स को। ठीक है, मोटर नर्व्स किसको जाएंगे फिर, इफेक्टर्स, जो कि हमारे क्या होंगे, मसल्स या ग्लैंड फॉर द रेस्पॉन्स। लास्ट में वो हमें रेस्पॉन्स देंगे। ये कुछ समझ में नहीं आया हो, क्यों समझ में तो इसलिए नहीं आता है जब हमारे सामने जब तक डायग्राम ना हो तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसी वजह से मैं अब आपको डायग्राम से क्लियर कराती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है मेनली, बट इसको भी और शॉर्ट तरीके से कैसे समझना है, जो हम उसका पाथवे समझेंगे। मेन जो थिंग है कि अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, इसमें ये पूरा आपको अच्छे से लर्न है, तो इसमें आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको राइट करना है। तो यहाँ पे स्टिमुलस है, स्टिमुलस जैसे कि आपका लाइट है, ठीक है, या फिर आपका कोई स्मेल बाहर से आ रही है, वो आपने आई, तो वो आपकी कहाँ गई, सेंस ऑर्गन ने उसको कैरी किया। कोई स्मेल आई तो वो हमारा रिसेप्टर क्या हो जाएगा, सेंस ऑर्गन, जैसे कि आईज के थ्रू होगा या फिर नोज के थ्रू हो गया, स्किन के थ्रू हो गया। ठीक है, स्टिमुलस की जो वो सब्सटेंस जैसे कि हॉटनेस, लाइट शो हो रही है, ठीक है, स्मेल आ रही है, दैट इज द स्टिमुलस। ओके, फिर यहाँ पे वो रिसेप्टर्स पे गया, आपके नोज तक कोई स्मेल आई है, फिर आपने कुछ ऐसी मतलब चीज़ें देखी, फिर वो एक्टिव करेगा किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाएंगे किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। इसका अगर मेन डिफरेंस पूछे जाए तो यहाँ पे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कभी आप अपने पास से ही लिख दो कि हमने इतना पढ़ा है कि न्यूरॉन में ऐसा होता है कि मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन हमें रेस्पॉन्स करता है। नो, डोंट लाइक दैट। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड के बाद काम कहाँ जाएगा, फिर कौन वर्क करेगा, मोटर नर्व्स। ठीक है, मोटर नर्व्स के बाद इफेक्टर्स जो हमारे बाहर रेस्पॉन्स लेके आएंगे, जो हमें बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हमें देखनी है, नहीं देखनी है, ये चीज़ हमें सुननी है, नहीं सुननी है, इसका हमें रेस्पॉन्स करना है, नहीं करना है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा ब्रेन। ब्रेन में क्या है, ब्रेन आपको सबको पता है कि हमारा सेंट्रल पार्ट है, मेनली सारी चीज़ें ब्रेन पर डिपेंड होती हैं। ब्रेन अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी फिर। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल सेंटर भी बोल दिया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू, उसी तरह से ब्रेन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ब्रेन क्या है, ब्रेन 3 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, सो अब हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेरिब्रम, जिसमें आपका किससे बना हुआ है, उसके अंदर आपका कौन सा पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम, जो क्या करेगा, आपके जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं मैम,
वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि हम जिन एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मेरे पास पेन है तो मैं इसे राइट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं रोक सकती हूँ ना अपने आप को कि मुझे आगे राइट नहीं करना है, मुझे मूव नहीं करना है, तो दैट आर द वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। जैसे कि सोचना, मेरे माइंड में अभी कुछ आ रहा है लेकिन मैं वहीं पे स्टॉप कर जाऊँ तो मैं उसको सोच नहीं सकती हूँ, ठीक है। सेंसेशंस, देन लर्निंग, मुझे नहीं याद करना, मैं उस जो कि मेरे अंडर कंट्रोल है तो वो एक्शन मैं वहीं पे स्टॉप कर सकती हूँ, ठीक है। साइड, मुझे नहीं देखना कुछ भी, मुझे नहीं स्मेल करना है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एक्शंस आते हैं वो कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन उनको वर्क करता है, सेरिब्रम, ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो ब्रेन का बिल्कुल मिडल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करके रखेगा। जैसे कि मूवमेंट हो रहा है हमारा हेड का मूवमेंट, नेक का और आई का, उनको कंट्रोल करके रखेगा। कभी कभी आपकी आई, आप बोलने लगते हो कि आई हमारी मूव कर मतलब थोड़ा सा ऐसे फलक रही है, ठीक है, तो उसको मूवमेंट कौन करेगा, मिड ब्रेन, ठीक है। या फिर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या काम है, थर्ड वाला है, इसमें आता है आपका पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। मेनली फंक्शन पूछ लिया जाता है सेरिबेलम का। सेरिबेलम वर्ड से कुछ चीज़ों को क्लियर किया करो। बेलम दैट मीन्स बैलेंस, बॉडी को बैलेंस बना के रखना। जो हम, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम, ओके, ठीक है। देन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं अब इसका, एक सेकेंड, यस, ये हमारा ब्रेन आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये फोर ब्रेन वाला पार्ट है। फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि क्या आ रहा है, फोर ब्रेन बिल्कुल जो ब्रेन का आगे वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा सेरिब्रम आ रहा है, ठीक है। फिर ब्रेन के जो ऊपर की कवरिंग है वो किससे हो रखी है, क्रेनियम से, क्रेनियम जिसको हम स्कल भी बोल देते हैं। एक बात ध्यान रखने की, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ अपर लेयर पे आ रही है, अपर पार्ट पे आ रही है, तो अगर उसका फंक्शन पूछ लिया जाता है, आपको वो पता भी है, उसका नेम भी पता है, देन कोशिश यही करनी है कि उसका काम ही क्या है, प्रोटेक्शन का काम है। क्या काम है उसका, प्रोटेक्शन का काम है, ओके। फिर हमारा मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन ये दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा लास्ट में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ठीक है। मिड ब्रेन में ही आ रहे हैं आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और ये यहाँ से, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से आपकी क्या कनेक्ट हो रखी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेगा कि राइट द ऑर्डर दिया होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनका ऑर्डर दिया होगा, और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो ऑर्डर तो तब पता होगा तब हमें डायग्राम क्लियर होगा, डायग्राम क्लियर है तो हमें ऑर्डर भी क्लियर है उसका, ठीक है। अब एक्चुअली में इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से इंक्लूड है, तो ऑर्गन्स हैं हमारे नोज, माउथ, थ्रॉट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड लंग्स, जो मेनली ऑर्गन इसके अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में इनका काम क्या है, इनका एग्जिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में क्या होता है, इट फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ एयर, इट इज लाइंड विद द हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव डस्ट एंड डर्ट। इसका काम सिर्फ इतना सा वर्क है कि ये एयर को इनटेक कर रही है, क्या कर रही है, एयर को इनटेक कर रही है, ले रही है उसके बाद, ठीक है। तो नेसल कैविटी के थ्रू एयर हमारी अंदर जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ हेयर्स हैं, ठीक है। म्यूकस क्या काम करेगी, क्योंकि हमारे बाहर तो हम देखते हैं एयर प्योर नहीं है, ठीक है, एयर प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो जो म्यूकस है अंदर हमारे नेसल कैविटी के अंदर, वो इस एयर को फिल्टर करेगी और डस्ट और डर्ट को रिमूव कर देगी। तो ये हमारी जो अंदर एयर जा रही है उसको, ये सारा काम क्लीनिंग का कौन कर रहा है, जो नेसल कैविटी के अंदर म्यूकस पार्ट है, ओके। नेक्स्ट है फेरेनिक्स। फेरेनिक्स के थ्रू अब क्या होगा कि ये एक ऐसा पैसेज है जो कि नेसल चैम्बर के पीछे होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये दोनों के लिए, जो हमारा फूड है और जो एयर है, वो इसी के थ्रू अंदर जाती है, दोनों मतलब इसी के थ्रू जाएंगे मेनली, ठीक है। बट फिर हम देखते हैं कि लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है किसमें,
जनरेटिंग द साउंड, साउंड को जनरेट करने में, जो मेरी साउंड निकल पा रही है बिकॉज ऑफ साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, यू कैन ऑल्सो से दैट, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग द साउंड। नेक्स्ट वन इज एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसका फंक्शन भी बहुत पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। व्हाट इज एपिग्लॉटिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है ये ग्लॉटिस को कवर कर के रखता है ऊपर और प्रिवेंट करता है कि फूड की एंट्री और किस में ना हो जाए, विंड पाइप में ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो कि बॉटल है, बॉटल के ऊपर हम उसका कवर होता है, तो अगर कवर हम हटा देंगे तो उसमें कोई भी सब्सटेंस इजीली गिर जाएगा। तो इसी वजह से कि फूड और वाटर फूड और हमारी जो एयर है मतलब वो मिक्स ना हो जाए। जो पाइप हमारे एयर के लिए जाने के लिए बना है तो उसमें से एयर ही जाएगी ना, उसमें से अगर फूड चला जाएगा तो दैट मीन्स ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर आगे हम मतलब एयर नहीं जा पाएगी, क्योंकि एयर भी तो हमारे लिए नेसेसरी है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका बॉटल का कैप होता है जस्ट लाइक, और ये उसको प्रिवेंट करेगा। किसको प्रिवेंट कर रहा है, ये किसको रोक रहा है, ये फूड को रोक रहा है कि फूड आपका विंड पाइप में चला ना जाए कहीं, ठीक है। देन ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि आपका मिड थॉरिक कैविटी से पास हो रही है। ट्रैकिया से पास होते हुए फिर आपका ब्रोंकस आता है, ब्रोंकस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर देन ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फाइनल चैनल्स जो होते हैं उनके। देन आपका फिर आता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में लास्ट में एंड हो जाती है, उनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। लंग्स, यू नो वेरी वेल दैट वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि कितना बड़ा अजीब सा ही है, ठीक है, जिसके ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है एंड दैट द मेम्ब्रेन इज प्लूरा। व्हाट द नेम ऑफ दैट, प्लूरा, ओके, दैट इज प्लूरा, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट वी कॉल या फिर लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। जैसे ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग थी क्रेनियम और स्कल की, वो उसको प्रोटेक्शन कर रही थी, उसी तरह से सेम लंग्स के ऊपर भी एक कवरिंग होती है एंड दैट इज द प्लूरा, और प्लूरा भी क्या करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, दिस इज नसल कैविटी, नसल कैविटी से एयर इनटेक गई, ये फेरेनिक्स आ गया, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होते हैं कि एयर और फूड एक जगह आते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों यहाँ तक तो एक साथ आएंगे, लेकिन एपिग्लॉटिस क्या कर देगा, उन दोनों को सेपरेट कर देगा। अगर उस ये एपिग्लॉटिस नहीं होगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर आगे जाके तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है फिर, ठीक है। सो एपिग्लॉटिस ने, अगर एपिग्लॉटिस नहीं होता तो फिर दोनों एक साथ मिक्स हो जाते, ठीक है। मिक्स होने नहीं हो रहे हैं बिकॉज एपिग्लॉटिस की हेल्प से। देन फिर वो लैरिंक्स में जाएगा, क्योंकि लैरिंक्स साउंड बॉक्स वाले से होके जाएगी। लैरिंक्स के बाद वो ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा किसमें, 2 ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई दिख रहे हैं आपको। फिर ये ब्रोंकाई में ये जो आपके बने हुए हैं दैट इज द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर जाके क्या बन जाते हैं, आपके यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। नेक्स्ट ये नीचे हमारा डायफ्राग्राम है, ठीक है ना, और ये दिख रहे होंगे आपको लंग्स के यहाँ पे इस वाली लेयर को, जिसके ऊपर एक लेयर बनी होती है डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज द प्लूरा। नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव में भी हमने वही देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है, उनके फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है और उसके साथ साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन जो एक तरह से हेल्पफुल हैं, वो हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है, जैसे कि टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। माउथ के अंदर क्या है, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग, ओके। इट इज द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है कि अगर आप फूड इनटेक कर रहे हो तो सबसे पहले वो माउथ में जाएगा, टीथ ग्राइंड करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प करेंगी, ठीक है, देन टंग, ये सब मिलकर उस फूड को एक मिक्सचर अमाउंट में लेके आ जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नेम द एंजाइम दैट हेल्प्स टू
ब्रेक डाउन द फूड, कि वो फूड को मिक्सिंग करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। या फिर फर्स्ट एंजाइम का नेम बताओ कि जो सबसे स्टार्टिंग में हेल्प करता है, तो वो होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज, जो कि कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फेरेनिक्स, जो कि हमने उसमें भी पढ़ा था। इसका एक ही वर्क है कि दोनों को सेपरेट करके रखता है। तो ये वाई शेप ट्यूब होती है जो कि अटैच होती है माउथ के लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या करेगा? जो फूड पार्टिकल्स हैं अब उनको माउथ से स्टमक में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? माउथ से स्टमक में लेके जाएगा। कौन लेके जा रहा है? ईसोफेगस। स्टमक में जाएगा अब फूड आपका, ठीक है। तो स्टमक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, ठीक है। टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बीनीथ, एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक है, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद फूड, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एसिड होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, पेप्सिन वगैरह हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। बट हम यहाँ पे वो फंक्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मेनली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो है वो आपका स्टमक से पीछे होती है थोड़ा सा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वो जो कि आपका कहाँ पे है? स्टमक के नीचे है। और उसके ऊपर क्या है? मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एजेस बनी हुई हैं, वो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब उसने उसे रैप किया हुआ है, ठीक है। फिर लीवर है, लीवर क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो बाइल प्रोड्यूस किया है, जो कि हेल्प करेगा किसमें? डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी क्या आए हैं, फैट्स आए हैं, उनको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो इधर, यहाँ पे दिखा दिया आपको माउथ, टंग, फेरेनिक्स एंड ईसोफेगस, ठीक है। तो माउथ से फूड एंटर हो गया, फिर फेरेनिक्स के थ्रू जाके ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस में जाने के बाद वो कहाँ लेके गया? उसे स्टमक में। स्टमक के बाद आपका यहाँ पे वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो रेक्टम, और रेक्टम में जाने के बाद एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ही इसी जो हमने अभी पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हमारा यहाँ पे पेनक्रियाज होती है, जो कि स्टमक के यहाँ पे होती है साइड में। लीवर भी इसी में दिख रहा होगा, गॉल ब्लैडर भी दिख रहा होगा आपको, क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फिर जब हम खाना खा रहे हैं तो जिनको बॉडी की नीड नहीं है तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जितने भी मैं सिस्टम आपको बता रही हूँ, इनके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेट्रस, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का? इसका काम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर देना, जितने भी जो एक्सेस सब्सटेंस हैं ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो वो वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में, वो क्या करेंगे? मिलकर यूरिन की फॉर्मेशन में मतलब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर किडनी की क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल और फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर्ड होता है, ठीक है। ब्लड में जितने भी वेस्टेज हैं, ठीक है, जितने भी एसिड्स वगैरह, अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बॉडी की नीड नहीं है, तो वो किसके थ्रू? नेफ्रॉन एक यूनिट है जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वहाँ पे फिल्टर किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है ईच किडनी कंटेन्स अ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। हर एक जो किडनी होती है, 2 किडनीज हैं हमारे पास, तो उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन, उसके बाद ये कैपिलरीज ऑफ किडनी क्या करेंगी? ब्लड को फिल्टर करेंगी। देन जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है, जरूरी सब्सटेंस है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड हुआ, सॉल्ट्स हुआ, ठीक है, या फिर जितना भी अमाउंट हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या कर लेंगी? वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। तो अब क्या देखना है कि जो नेफ्रॉन हमने पढ़ा, उसके बाद जो हमारे ब्लड में इन्होंने फिल्टर कर दिया ब्लड को, लेकिन फिल्टर करने के बाद भी बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो इनको दोबारा से क्या कर लिया जाएगा? कैपिलरीज के थ्रू रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, वापस से इनको बॉडी में एंटर करा लिया जाएगा, ठीक है।
देन मीनवाइल अगर हम देखें तो प्योर ब्लड सर्कुलेट बैक्स टू द अदर पार्ट, फिर वो पूरी तरह से प्योर हो जाएगा, वो वापस से हमारी बॉडी में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी वाटर एक्सेस, जो ज़्यादा वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है ह्यूमंस के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, यूरिन में लास्ट टाइम पर। देन यूरिन जो होगा वो फॉर्म्ड होगा और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेटर से पास होते हुए वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ये देखो, ये आपका एक सेकेंड, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से आना चाहिए। ये दोनों दिख रहे हैं, किडनीज हैं, ठीक है। ये थिन ट्यूब्स हैं जिनको हम बोलते हैं यूरेटर, दैट्स इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा से वो फिर यूरिन हमारा पास आउट हो जाएगा। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट हार्ट क्या है, दिल नो वो वाला दिल नहीं, यहाँ पे हार्ट हमारा दूसरा वाला हार्ट है, ये साइंस वाला हार्ट है, ठीक है। सो एक्चुअली में हार्ट है क्या, हार्ट के बारे में भी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें। तो इट इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप, इसकी शेप कैसी है, थोड़ी सी ट्राइंगुलर में, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है, एक स्पेशल मसल से बना हुआ है, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज कार्डिक मसल। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, उसे हमने 4 कंपार्टमेंट्स जिसको हम चैम्बर्स बोल रहे हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है, 2 अपर पार्ट्स एंड 2 लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट्स हैं उसको हम ऑट्रिया बोल रहे हैं, ठीक है, एंड जो लोअर वंस हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स कौन से चैम्बर्स होते हैं, द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर दैट पंप द ब्लड, जो ब्लड को पंप करते हैं, कौन से, जो ब्लड को पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स वो चैम्बर्स हैं जो ब्लड को पंप कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो ऑट्रियम है, जो नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे जो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, दैट रिसीव द ब्लड। ओके, नेक्स्ट फिर अमंग विच बोथ राइट ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल मेक अप द राइट हार्ट, कि अगर हम राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो ये आपका हार्ट का राइट पार्ट बना रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो आपका हार्ट का लेफ्ट पार्ट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय द वॉल ऑफ मस्कुलर मसल्स कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 2 अगर हमने क्या करना है कि राइट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करना है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं फिर जैसा हमें पता है कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और ऑक्सीजनेटेड भी है, वरना वो दोनों मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमें सेपरेट करने के लिए उसी सेपरेट वर्ड से एक मसल जो है हमारे पास वो है सेप्टम, जो कि हार्ट के राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। वो मसल्स की एक वॉल है जिसको हम बोल रहे हैं सेप्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज पोर्ड इनटू राइट ऑट्रियम, कि जो पूरी बॉडी के पार्ट से, जितने भी पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो अब कहाँ पे चले जाएगा, राइट ऑट्रियम के अंदर, ठीक है। किसके थ्रू जाएगा, एक लार्ज वेन्स होती है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, वेना केवा। ओके, एज द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही राइट ऑट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आगे फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे हम अपना कोई भी चीज़ स्वेलअप करते हैं तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके बाद जो नीचे वाली पार्ट होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, तो चीज़ जो है वो अंदर चली जाती है, उसको स्पेस चाहिए जाने के लिए, तो उसलिए किसी भी चीज़ को अंदर जाने के लिए पहले उसका कॉन्ट्रैक्शन देन एक्सपेंड, ठीक है। तो उसी तरह से राइट ऑट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड आगे की मूव हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड होते ही ब्लड आगे मूव कर जाएगा, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वहां पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट देन पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर उसको क्या करा जाएगा, हम पंपिंग करेंगे, पंप होगी, ठीक है, लंग्स तक जाएगा, किसके लिए, ताकि वहां से उसे क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि हमें लंग्स के थ्रू ही तो ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स तक वहां तक ले जाया जाएगा ताकि वहां से ऑक्सीजन मिल सके, और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो ही ब्लड क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए हम वहां पे ले जाएंगे उसे, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, जो कि कहाँ से अराइज हो रही है, आपकी राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब मैं जितना पार्ट मैंने एक्सप्लेन करा है मैं एक बार आपको डायग्राम से शो करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, ब्लड आया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट,
ये ब्लड आ रहा है, किस में आया, राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो आपका गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में आया। यहाँ पे जाने के बाद वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करेगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट, फिर जो राइट सेमील्यूनर वॉल्स है वो क्लोज होंगी और वो प्रिवेंट करेंगी ब्लड को किससे, पल्मोनरी वेन से, ताकि वो दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए इसलिए। ठीक है, उसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स आफ्टर ब्लड पासेस थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, देन द फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट ऑट्रियम। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन रिसीव करेगा, हमारा लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है, किससे, लंग्स से। लंग्स से क्योंकि लंग्स के पास गया हुआ था। ठीक है, लंग्स के पास ब्लड गया हुआ था, किस लिए गया हुआ था, ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए। तो वहां से जब वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा तो किसके पास आएगा, लेफ्ट ऑट्रियम के पास, फ्रॉम लंग्स विया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, ये देखो इधर, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो किस में आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ पे सपोज कि आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होके आ गया, अब वो कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट ऑट्रियम में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में जाने के बाद वो किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो अब यहाँ पे कैसा ब्लड आ गया, प्योर ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, देखो ये एरो दिख रहा होगा, व्हाइट वाला एरो, यहाँ से जाने के बाद ये बैक साइड से, पीछे से, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर वाली आ रही है, इसके पीछे से ये ऑर्टा जो दिख रहा है, ऑर्टा से पास होते हुए ये पूरी बॉडी में आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कैसा ब्लड हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा, और किस टाइप का ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया प्रोसेस कैसे था। अब मैं फिर से एक बार लास्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यहाँ से इस वेना केवा के थ्रू ब्लड आया आपकी बॉडी में। ठीक है, वो ब्लड था कैसा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड, या फिर हम उसको बोल भी सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड। किस तरह का ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इधर आया, ठीक है, इधर वो एंटर करा राइट ऑट्रियम में। ठीक है, राइट ऑट्रियम में एंटर करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद राइट वेंट्रिकल ने लगा कि पीछे से कोई प्रेशर आ रहा है तो उसे एक्सपेंड होना पड़ा, एक्सपेंड हुआ तो ब्लड अंदर गया, फिर यहाँ से वो ब्लड आपका किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल गया। बाहर कहाँ गया, अरे लंग्स के पास ही तो जाएगा, क्योंकि उसे क्या सा होना है, ऑक्सीजनेटेड बनना है। तो ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद वो किसके पास चला गया, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स से उसे क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। क्या मिली भाई, ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजनेटेड बन गया। ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद वो लंग्स से कहाँ पे आ गया, पल्मोनरी वेन में आ गया। पल्मोनरी वेन्स के बाद वो एंटर करेगा लेफ्ट ऑट्रियम में, यहाँ से एंटर करा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाते हुए वो लास्ट में पास होगा किससे, ऑर्टा से। ठीक है, AORTA ऑर्टा, यहाँ से, और ऑर्टा से पास होते हुए वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपका पहुंच जाएगा। और अब हमारी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है ना सबको, होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट वो हमसे पूछ लेते आता है कि अमीबा का स्ट्रक्चर बताओ, अमीबा का किस तरह से वो अपना फूड इनगल्फ करता है, कैसे वो लेता है। ठीक है, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर का तो सबको पता है, बट वी डोंट नो अबाउट द यूनिसेल्यूलर। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर एनिमल आपका, क्या है, यूनिसेल्यूलर एनिमल। ठीक है, इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। ये अपना खाना कैसे लेता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के, जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया, उसके थ्रू ये अपना फूड कैप्चर करता है। और क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड। फिर फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा कि जितना भी उसने फूड लिया है वो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा।
डाइजेस्ट होने के बाद हमें सबको पता है कि डाइजेस्ट होने के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होगा, फिर जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा, जिसकी उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ सेंड आउट कर देंगे, वो सरफेस की जो सेल का सरफेस है उसके थ्रू वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे इधर देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये अमीबा का डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है। ये फूड पार्टिकल जैसे इसके कांटेक्ट में आया, ये क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, उसे कैप्चर करने की सोचेगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, सीडोपोडिया के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सीडोपोडिया, जिसने उसे कैप्चर कर लिया फूड, उसने उसे ऐसे पकड़ लिया। फिर उसने क्या किया कि इस अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल भी था, उस फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है, उस फूड, ये वैक्यूल इस तरह से बना हुआ है आपका, यहाँ पे ये हमारा फूड है, ये फूड है, और ये पूरा जो है फूड वैक्यूल है। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर उसने फूड को ट्रैप कर लिया, अब उससे वो खा रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट कर रहा है, वो फूड पार्टिकल दिख रहा होगा। डाइजेस्ट करने के बाद अब उसे लगा कि ये तो जरूरत नहीं है मुझे, इसे मेरी बॉडी से बाहर निकालो, तो उसने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करा, बाहर फेंक दिया, ठीक है, सेल के सरफेस पे आ गया और बाहर फेंक दिया। क्लियर। नेक्स्ट आता है बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, तो उसी में से ये आ जाता है आपका एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। एसेक्सुअल के अंदर आने के बाद ये रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। इन दिस मेथड अ बर्ड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन मतलब आपका कैरी करता है, ठीक है, फॉर्म होता है, ठीक है, छोटा सा उसके उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, ठीक है। फिर द बर्ड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फिर वही बर्ड क्या होता है, वो होता तो छोटा सा है, लेकिन वो ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़ी न्यू बॉडी में, न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म्स अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो बड़ा हो गया, वो अब क्या करेगा, अपने पेरेंट से हट जाएगा और एक पर्टिकुलर न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईस्ट सेल थी, ये ईस्ट सेल दिख रही होगी, यहाँ पे अब ये जो बर्ड है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेवलप हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। जैसे ही डेवलप हुआ तो यहाँ पे एक न्यू बर्ड बन गया, ठीक है। कैसा बन गया, ये न्यू बर्ड बन गया। ये न्यू बर्ड बना तो ये इसका पेरेंट सेल है, अब पेरेंट सेल से दूर 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 होता चला जाएगा, ठीक है, चेन्स बना लेगा बहुत सारी, कि अब मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना खाना खुद से बना सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये आपको शो करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, कि हाइड्रा के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन कैसे होता है। रीजनरेशन जैसे कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि वो आपका रोज का जो प्लांट होता है उसका हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसे हम ग्रो कर देते हैं, उससे उसी से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, जबकि उससे तो ग्रो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो से कि एक पार्ट से, ठीक है, जहाँ पे हम किसी भी बॉडी का एक पार्ट लें और उसी पार्ट से हम पूरी बॉडी जनरेट कर दें, दैट इज द रीजनरेशन, ओके। So regeneration is the method of reproduction in which a part of the body of an organism, किसी भी organism का एक body part, ठीक है, हम कट करते हैं, ब्रेक करते हैं, और उस कट और ब्रेक पार्ट से वही पार्ट जो होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, पूरा प्रॉपरली जनरेट हो जाता है, ठीक है, दैट इज रीजनरेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेनेरिया के अंदर ये पेरेंट है, प्लेनेरिया का क्या है, ये उसका पेरेंट है। पेरेंट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, भाई तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाओ, ठीक है। डिवाइड होने के बाद उसका अपर, मिडल और लोअर पार्ट अलग अलग, तीनों पार्ट को देखा तो ये तो फिर से वही पेरेंट बन गए, ठीक है। तो यही है हमारा रीजनरेशन। उसी तरह से आप देखोगे कि हाइड्रा के अंदर भी पेरेंट हाइड्रा था, मैंने उसे कट नहीं करा, मैंने उसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, फिर से वो किस में आ गया, पेरेंट में आ गया, पेरेंट वाली पोजीशन में आ गया, ठीक है, दैट इज द रीजनरेशन, ओके। नेक्स्ट आता है मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड भी है, आप बोलोगे कि मैम आपने मोनोहाइब्रिड तो बनाया नहीं, डाइहाइब्रिड क्यों बनाया भाई, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड इसलिए है, मोनोहाइब्रिड इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि वो सिंपल है, हर एक बच्चे को पता है कि उसे इजीली है,
ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो मेंडल ने क्या किया, ग्रेगर मेंडल जो थे, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने क्या किया कि पी प्लांट सेलेक्ट किया, एक पी प्लांट लिया, ठीक है, जिसमें 2 पेयर्स उन्होंने लिए जो कि शेप और कलर ऑफ शीट्स को शो कर रहे थे। एक्चुअली में उन्होंने कितने करेक्टरिस्टिक को लिया था, उन्होंने 7 करेक्टरिस्टिक को लिया था, जैसे कि सीड ले लिया, शेप ले ली, कलर ले लिया, ठीक है, साइज ले लिया। इस तरह से उन्होंने एक प्लांट की 7 करेक्टरिस्टिक को चेक किया था, ठीक है। बट हमें करना क्या है कि हमें 2 ही करेक्टरिस्टिक लेनी है, ठीक है, 2 करेक्टरिस्टिक से ही हम चेकआउट करेंगे, ओके। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको शेप और सीड ना, कलर ना दे, वो हो सकता है कि या तो आपको उसका मतलब कुछ और चीज दे सकता है, साइज दे देगा, ठीक है, या फिर कुछ उसका कोई डिफरेंट पार्ट दे देगा, ठीक है, उसके शेप दे देगा कोई और दूसरी, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो लिया, उन्होंने शेप ली सीड की और सीड का कलर लिया, 2 चीज ली, एक शेप और दूसरा कलर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही सेलेक्टेड प्लांट्स, उन्होंने सेलेक्ट किया प्लांट्स को जो कि क्या था, राउंड येलो सीड्स थे, जिसके सीड्स कैसे थे, कलर बता दिया, यहाँ पे शेप भी आ गई राउंड और कलर आ गया येलो। तो इसको हमने डिनोट कर दिया किससे, कैपिटल R और कैपिटल Y से। फिर सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया, तो रिंकल्ड जब हमने लिया, रिंकल्ड शेप है, उसको स्मॉल r से दूसरा कलर लिया तो स्मॉल y से जनरेट कर दिया, ठीक है। उनको क्रॉसिंग करा दी, क्रॉस पॉलिनेटेड है। ही ऑब्टेन्ड ऑल प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स, उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में कैसा आया है कि सारे के सारे जो है वो राउंड येलो सीड्स आए हैं। हमें कैसी शेप दिखी हुई है, राउंड येलो सीड्स, ठीक है, इन F1 जनरेशन में, ओके। व्हेन दीज प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड, अभी इन्हीं प्लांट्स को जो हमें F1 जनरेशन में मिला उसी को ही मैंने क्या करा दिया, फिर से हमने क्या कर दिया, उसको सेल्फ पॉलिनेटेड करा दिया F2 जनरेशन में, ठीक है। तो वहां पे मुझे 16 प्लांट्स में से 9 मुझे राउंड येलो दिखाई दिए, जिसको हमने कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y सीड्स जनरेट कर दिया। 3 राउंड ग्रीन दिखे, ठीक है, 3 रिंकल्ड येलो दिखे और 1 रिंकल्ड ग्रीन दिखा, ठीक है। 1 कैसा दिखा, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ से जो उनका रेशो बनता है वो रेशो बन जाता है 9:3:3:1, ठीक है। सो F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट ट्रेड्स हमें रिंकल्ड येलो दिखे, राउंड येलो दिखे, रिंकल्ड ग्रीन दिखे एंड राउंड ग्रीन हमें ऑब्टेन्ड हुए, जिसको हमने इस रेशो में कैरी कर दिया, इस रेशो में शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। इधर देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है, जो हमें येलो राउंड मिला था, ग्रीन रिंकल्ड मिला था, दोनों की क्रॉसिंग कराई तो हमें येलो राउंड मिला। कैसा मिला, येलो राउंड। इसी जो हमें चीज मिली यहाँ पे उसी को हमने फर्दर क्रॉसिंग और करा दी। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो इसका सीक्वेंस एक लर्न करने का मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि करना कैसे है लर्न इसे करना ऐसे है, अगर कुछ भी याद नहीं रह रहा है, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन याद नहीं रहनी है तो कम से कम इस टेबल को तो याद कर लो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, y का सीक्वेंस पता चल गया, कितना इजी था मैम। R का सीक्वेंस याद रखो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब इन दोनों को बस मीटिंग करा दो, क्रॉसिंग करा दो कि कैपिटल Y 2 बार y आ गया, कैपिटल R 2 बार R आ गया, बस फिर तो सीधा सीधा है, फिर तो सारा हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने की है, ओके। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसको मैं आपको बोलूंगी कि इसे 5 स्टार पॉइंट आउट कर लो, बहुत ज्यादा ही, जिसका मैं बोल नहीं सकती, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 5 स्टार मार्क करूंगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व आउट होंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
रेस्पिरेशन सबको पता है, रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक एनारोबिक पता है, ठीक है, बट हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आनी चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेसिक मेथड, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लेके आई बिकॉज मुझे साइकिल एक्सप्लेन करनी थी। ये साइकिल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने लिया ग्लूकोज, क्या लिया हमने, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने क्या किया, ग्लूकोज में ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट टेल मी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स लिखे आ रहे हैं, 6। तो कुछ लर्न करना पड़ा, नहीं मैम कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ा, ये तो हमें पहले से ही पता था, वेरी गुड, ठीक है। हमने क्या किया, दो चीजें ध्यान रखनी है, यहीं से हम इनका डिफरेंस भी जनरेट कर लेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड की दोनों ही किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। एरोबिक जो होगा वो साइटोप्लाज्म में और एनारोबिक भी, ठीक है। एक सेकेंड, क्या था, एरोबिक एंड एनारोबिक, ओके। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो हमारा साइटोप्लाज्म और कंप्लीट किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही खत्म हो जाएगा, वहीं पर ही होगा, उसका आगे कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, फिर ये क्या हुआ, तो ग्लूकोज जो थी वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गई और साथ में एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। तो जब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, व्हाट वी कॉल इट, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गई पायरूवेट में, ठीक है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो गई पायरूवेट में। तो पायरूवेट पूछ लेते हैं बच्चे मैम, पायरूवेट क्या है, जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। अब कार्बन के मॉलिक्यूल सिर्फ 3 रह गए हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई है, ठीक है। उसके बाद पहले हम देखते हैं एरोबिक। तो यहाँ पे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आ रहा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का। आगे जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी हमें यहीं से मिल रही है, ठीक है। तो जब इस यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर, और साथ में हमारे लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल है मेनली है एनर्जी। एनर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर जो ग्लूकोज है, अब हम ये दोनों केसेस हैं हमारे किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। किसके हैं ये, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये सिर्फ साइटोप्लाज्म है, इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना ही कुछ और है। यहाँ पे ऑक्सीजन की लैक है, एब्सेंस नहीं है, कमी है, ऑक्सीजन तो है हमारे पास बट कम है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, हमारी मसल सेल्स में। यहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज होगा और साथ में एनर्जी भी, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं तो क्रैम्प आ जाते हैं। जब क्रैम्प आते हैं तो दैट मीन्स कि उस टाइम हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो बॉडी वहां से लैक्टिक एसिड रिलीज होगा। लैक्टिक एसिड जैसे ही रिलीज होगा तो वो हमें क्रैम्प महसूस होने लगता है, ठीक है, और साथ में एनर्जी, ओके। फिर ये होता है हमारा नेक्स्ट है जो बिल्कुल जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट के अंदर। इसको हम फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि इथेनॉल जनरेट होगा, इथेनॉल मिलेगा, CO2 और साथ में एनर्जी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ तभी तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिली। क्लियर हो गया, ये साइकिल समझ में आ गई, बहुत अच्छे से कर लेना प्लीज इसको। फूड चेन क्या होता है मैम, बिल्कुल नहीं पता, अरे चेन तो खेलते हैं, अब ये फूड चेन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो फूड चेन क्या है, द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी के अंदर, ठीक है।
जहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, कि वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करते रहेंगे, तो इस तरह से उनकी चेन बनती चली जाएगी। इसी चेन को जब हम उनको फूड मिल रहा है और चेन बनती चली जा रही है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, फूड चेन। क्या बन गया, फूड चेन। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, जहां पर एक कम्युनिटी के अंदर जहां पे आपका ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा, किस लिए, ताकि उसे एनर्जी मिल सके। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे फूड चेन। ठीक है, जैसे कि ग्रास को किसने खाया, डियर ने, डियर को किसने खाया, लॉयन ने। तो यहाँ से क्या होगा कि एनर्जी पास ऑन होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो ग्रास होती है उसको कौन खा रहा है, ठीक है, डियर खा रहा है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो कंज्यूम नहीं करेंगे कभी भी, सिर्फ वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस करी ग्रास, इसलिए हम उसे क्योंकि उसको सिर्फ कोई खाने वाला है, उसको नहीं और कोई खा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो प्रोड्यूसर हो गया। उसको किसने कंज्यूम करा, डियर ने, और डियर को क्या बोलेंगे, हर्बीवोर में आ जाएगा, और लॉयन कार्निवोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो फूड चेन जो है, ये बात ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा कि वो हमेशा कैसी होगी, सिंगल डायरेक्शनल होगी। ठीक है, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होगी, किसी पर डिपेंडेंट, बीच में कोई कट नहीं, कहीं नहीं जाना, सिर्फ उसे एक ही डायरेक्शन फॉलो करनी है। ठीक है, चाहे वो अपवर्ड करे या फिर इस तरह से करे, राइट लेफ्ट करे, बट रहेगी उसकी एक ही डायरेक्शन, कोई इधर उधर नहीं जाएगी, इसलिए उसे बोल दिया जाता है यूनिडायरेक्शनल भी, ताकि उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो पाए प्रॉपर वे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और 4 स्टेप फूड चेन दी हुई है, जिसमें आपका क्या है, प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर हो गए, फिर वर्म्स, हर्बीवोर, बर्ड्स, कार्निवोर, एंड कैट, टॉप कार्निवोर। ठीक है, नेक्स्ट है फूड वेब। जब हम बहुत सारी फूड चेन्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, फूड वेब बन जाती है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको शो कराऊं तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिस इज द फूड वेब। व्हाट इज दिस इज द फूड वेब। यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स, ये हमारे प्रोड्यूसर हुए। अब प्लांट्स को, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सिंगल डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है, ये तो मल्टी डायरेक्शनल है मैम, ये तो मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस हो गया कि फूड वेब और फूड चेन के अंदर, कि फूड चेन तो सिंगल डायरेक्शनल होती है या फिर यू कैन से दैट यूनी डायरेक्शनल, बट फूड वेब मल्टी डायरेक्शनल है, वो किसी भी डायरेक्शन में जाके मुड़ रही है। ठीक है, तो प्लांट्स को किसने ईट किया, ग्रासहोपर ने भी किया, सीड ईटिंग बर्ड ने भी ईट किया, माइस ने भी किया, रैबिट ने भी किया। ठीक है, इतने सारे लोग हो गए सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले। रैबिट को किसने ईट किया, हॉक ने, माइस को फिर माइस ने, हॉक ने किसको ईट किया, माइस ने, और हॉक को सीड ईटिंग बर्ड ने, फिर उसके बाद ग्रासहोपर को किसने ईट किया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने ईट किया, स्नेक ने, स्नेक ने किसको ईट किया, हॉक ने। समझ में आ गया, इस तरह से जनरेट होती है आपकी फूड वेब। ओके, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी जिस तरह से जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से पता हो और उनके कुछ फंक्शंस, मेन फंक्शंस वो पता हो। ठीक है, उनकी लेबलिंग पता हो, कि अगर डायग्राम में भी आ जाता है, ठीक है, डायग्राम अगर दिया हुआ है इसको लेबलिंग करो, इसमें से कौन सा ए बी पार्ट करके वो दे देगा कि यहाँ पे लिख देगा ए और इसको लेबलिंग द पार्ट ए बी एंड सी, इस तरह से। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन से है आपके, ठीक है, टेस्टिकल्स, जिसको हम टेस्टिस बोल रहे हैं, एपिडाइडेमिस, बॉस डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस। समझ में आ गया, मेनली बस आपको ये नेम्स इसमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, और डायग्राम देख लेना एक बार अच्छे से। ओके, ये आप डायग्राम देख रहे होगे, यूरेटर, इसमें सारी चीजें मेंशन है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, बल्बोरेथरिक ग्लैंड है, इसका कोई फंक्शन ऐसे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरह से इसके भी आपको क्या पता होने चाहिए, ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें इंक्लूड आ रहे हैं, ठीक है, किस किस से मिलकर बने हुए हैं। तो दैट इज द फर्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे अ पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोल रहे हैं, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। समझ में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से इसका भी डायग्राम आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि पूछ लिया जाता है यहाँ पे, वही मैंने बोला कि लेबलिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमारा था लास्ट टॉपिक,
आपको विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो कि आपका 2 मार्च को है। मैं अभी भी आपको लास्ट गाइडलाइंस ये दूंगी कि क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर वे में पढ़ना है, रीड आउट करना है। एंड लास्ट टिप मैं जो हर एक बच्चे से शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी ये टिप रहेगी कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए होंगे, वो सारे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है जो आपको आते हैं, जो बिल्कुल आपको लगता है कि मैम सर मैं इसमें पूरा स्कोर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेंगे कि हाँ इस बच्चे को तो बहुत अच्छे से आ रहा है, ये सारा कर रहा है, तो उनके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगी। ठीक है। बट अगर आपने क्या करा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, वो तो सारे करेगा ही, और उसके बाद आपने ब्लैंक छोड़ दिया, गलत तरीके से लिख दिया, तो एग्जामिनर का माइंड में नेगेटिविटी चली जाएगी कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे को कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं करना आता। ठीक है। तो ये कोशिश ना करें, वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें जो पहले आपको आते हैं। ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज में, और कोशिश करें कि अपने क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट करें। ओके, सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर ऐसे ही वीडियोस के लिए। ठीक है, मेरा आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही मैं आपको बोलती हूँ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइज।